टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। पारिस्थितिक अनुक्रमण, वातावरण में परिवर्तन के कारण पुराने जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं, अर्थात नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है, जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी या चरम समुदाय का निर्माण होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण, वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले के जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं, अर्थात नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी या चरम समुदाय का निर्माण होता है। काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, टू टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। जो सिलेबस में है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। तो बात करेंगे प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। प्राथमिक अनुक्रमण पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र जलीय व स्थलीय जहां पहले कोई समुदाय उपस्थित नहीं होता है, अर्थात यह क्षेत्र पूर्ण रूप से अनाच्छादित या अनावृत होता है। ऐसे क्षेत्र ज्वालामुखी के फटने, भूस्खलन, भूकंप एवं विभिन्न मानव क्रियाकलापों द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण
इको प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। प्राइमरी सक्सेशन पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र स्थलीय अथवा जलीय जहां पहले कोई समुदाय उपस्थित नहीं होता है, अर्थात ये क्षेत्र पूर्ण रूप से अनावृत या अनाच्छादित होता है। ऐसे क्षेत्र ज्वालामुखी के फटने से, भूकंप, भूस्खलन एवं मानव निर्मित या मानव क्रियाकलापों द्वारा निर्मित होते हैं। इन स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन जब कोई समुदाय किसी कारण अथवा अग्नि, फायर, बायोटिक फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तो ऐसे स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। कोई पादप समुदाय किसी कारण अर्थात आग, climatic factors, and biotic factors द्वारा नष्ट हो जाता है।
तो ऐसे स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण, इसके अंदर पहले कोई समुदाय उपस्थित होता है, वो समुदाय किसी कारणवश, किसी कारणवश या घटनावश, जैसे फायर, आग या बायोटिक फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स के द्वारा संपूर्ण पादप समुदाय नष्ट हो जाता है। उस समुदाय के स्थान पर या उस स्थलों पर जो समुदाय उपस्थित था वो नष्ट हो रहा है, उन स्थलों पर जो अनुक्रमण होता है उसे सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। कोई पादप समुदाय किसी कारण जैसे फायर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स द्वारा नष्ट हो जाता है, तो ऐसे स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। अब बात करेंगे नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, इसके निम्न स्टेप्स होते हैं। ये निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जैसे फर्स्ट है न्यूडेशन, सेकंड है न्यूडेशन एंड सेकंड है इन्वेशन, थर्ड है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, न्यूडेशन, इन्वेशन एंड स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है? यह क्षेत्र अनाच्छादित होता है, ऊसर होता है। यह क्षेत्र अनाच्छादित या ऊसर होता है। यहाँ जीवन संभव नहीं है। यहाँ जीवन संभव नहीं है। अब बात करते हैं यह क्षेत्र अनाच्छादित क्यों होता है? अनाच्छादित होने के क्या क्या कारण हैं? यह क्षेत्र या भूमि, जो इस क्षेत्र की भूमि है वो ऊसर है या जो अनाच्छादित है, किन किन कारणों से अनाच्छादित है, उन कारणों की अपन बात करेंगे। फर्स्ट कारण इसका टोपोग्राफिक रीजन। टोपोग्राफिक रीजन। सेकंड है क्लाइमेटिक रीजन। थर्ड है बायोटिक रीजन। बायोटिक रीजन्स। तो सबसे पहले बात करेंगे टोपोग्राफिक रीजन। भू आकृति में बदलाव। भू आकृति में बदलाव। न्यूडेशन, यह क्षेत्र अनाच्छादित या जिनकी इस क्षेत्र की भूमि होती है ऊसर होती है। यहाँ जीवन लाइफ संभव नहीं है, इस क्षेत्र में जीवन संभव नहीं है। अब बात करेंगे यह क्षेत्र अनाच्छादित क्यों है, क्या क्या कारण है। फर्स्ट है टोपोग्राफिक रीजन, सेकंड है क्लाइमेटिक रीजन एंड थर्ड है बायोटिक रीजन। तो सबसे पहले बात करेंगे टोपोग्राफिक रीजन की।
भू आकृति में बदलाव नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। भू आकृति में बदलाव नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। भू आकृति में बदलाव के कारण प्राकृतिक व मानव जनित दोनों ही हो सकते हैं। ज्वालामुखी से निकला लावा से निर्मित क्षेत्र सागर व नदियों के द्वारा लाई गई रेत सागर व नदियों द्वारा लाई गई रेत या मिट्टी भूस्खलन या भूकंप द्वारा निर्मित क्षेत्र भूस्खलन या भूकंप द्वारा निर्मित वनस्पति रहित क्षेत्र वनस्पति रहित क्षेत्र मृदा अपरदन वायु अपरदन द्वारा निर्मित क्षेत्र पाए जाते हैं। टॉपोग्राफिक रीजन के अंदर ये क्षेत्र अनाच्छादित या अनावृत क्यों होते हैं? टॉपोग्राफिक रीजन में जैसे भूकंप द्वारा निर्मित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर पादप समुदाय उपस्थित थे, वनस्पति उपस्थित थी, लेकिन भूकंप या भूस्खलन के द्वारा वो संपूर्ण नष्ट हो गए, वो क्षेत्र अनाच्छादित हो गया। जैसे ज्वालामुखी से निकला लावा से निर्मित क्षेत्र जहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, समुदाय नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र टॉपोग्राफिक रीजन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे सेकंड क्लाइमेटिक रीजन्स की। सेकंड है क्लाइमेटिक रीजन। बात कर रहे थे अपन अनाच्छादित या अनावृत क्षेत्रों की। तो अनाच्छादित या अनावृत क्षेत्र होने के क्लाइमेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी पादप समुदाय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप हो गया है। क्लाइमेटिक की बात कर रहे हैं। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और भूकंप हो गया पहले। अग्नि हो गया है क्लाइमेटिक रीजन्स में। अग्नि, फायर, तूफान आदि समुदाय के कारण आदि क्लाइमेटिक रीजन्स के कारण पादप समुदाय नष्ट हो जाते हैं। क्लाइमेटिक रीजन्स जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अग्नि, तूफान इत्यादि कारणों से पादप समुदाय नष्ट हो जाते हैं, जिससे अनावृत या अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिससे ये क्षेत्र अनावृत या अनाच्छादित
हो जाते हैं। इन क्षेत्रों के ऊपर कोई भी वनस्पति या पादप समुदाय नहीं पाया जाता है। क्लाइमेटिक रीजन हो गया, जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, फायर, तूफान, स्टॉर्म्स इत्यादि कारणों से पादप समुदाय नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये क्षेत्र अनावृत या अनाच्छादित हो जाते हैं। अब बात करते हैं बायोटिक थर्ड रीजन्स का, म्यूटेशन का। बायोटिक रीजन्स क्या होते हैं? बायोटिक रीजन जैविक कारणों में जैसे वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी जनित इनके द्वारा या इनसे जनित फैलने वाली महामारी से संपूर्ण पादप समुदाय नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि यह क्षेत्र अनाच्छादित या अनावृत हो जाता है। तीसरा कारण था बायोटिक रीजन्स म्यूटेशन या कोई भी क्षेत्र अनावृत या अनाच्छादित होने के कारण, जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है या फंगल डिजीज के कारण पादप समुदाय नष्ट हो जाता है, तो वहां का जो क्षेत्र है अनावृत और या अनाच्छादित हो जाता है। इससे बड़ा कारण यह भी है, इससे बड़ा कारण एक और है, जैसे मनुष्य के द्वारा वनों को काटकर मकान बनाना, हाउस बनाना एंड वनों को काटकर उन क्षेत्रों को अनाच्छादित करना, यह मानव जनित सबसे बड़ा कारण है अनाच्छादित करने का, क्षेत्रों को अनाच्छादित या अनावृत करने का। जैसे भूमि के ऊपर बांध बनाना, यह भी सबसे बड़ा कारण है अनावृत या अनाच्छादित होने का। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप थी इसकी इन्वेशन। सेकंड स्टेप है इन्वेशन, आक्रमण। पहले पढ़ लिया अपन ने, क्षेत्र अनाच्छादित या अनावृत है। अब बात करेंगे जो अनावृत क्षेत्र था, अनाच्छादित क्षेत्र था, वहां पर पादप समुदाय कैसे आ रहे हैं, पादप समुदाय का आगमन। इन्वेशन नेचुरल ऐसे क्षेत्र जो नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कारणों से अनावृत या अनाच्छादित हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों पर, ऐसे स्थलों पर नए समुदाय का आगमन, नए समुदाय का आगमन या नया समुदाय आगमन या नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इन्वेशन कहलाता है, इन्वेशन कहलाता है। कोई भी क्षेत्र है जो अनावृत हो गया था मानव जनित कारणों से या
प्राकृतिक कारणों से अनावृत या अनाच्छादित हो गया था, उस क्षेत्र पर नए पादप समुदाय का या दूसरी नई वनस्पति का आना इन्वेशन कहलाता है। इन्वेशन भी आक्रमण, यह भी इसके भी निम्न स्टेप्स हैं, निम्न स्टेजेस हैं। इसकी स्टेजेस की बात करेंगे। जो समुदाय आ रहा है अनावृत या अनाच्छादित क्षेत्रों पर, जो समुदाय आ रहा है किस कौन कौन सी स्टेजेस में आ रहा है, उन स्टेजेस की बात करेंगे, उन अवस्थाओं की बात करेंगे। स्टेजेस जैसे डिस्पर्सल सेकंड है, सेकंड है माइग्रेशन, सेकंड है एकेसिस, थर्ड है एग्रीगेशन, फोर्थ है कंपटीशन, फोर्थ है कंपटीशन। तो बात करेंगे सबसे पहले डिस्पर्सल या प्रकीर्णन। कोई भी सीड या स्पोर्स बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना डिस्पर्सल कहलाता है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस मीडियम से पहुंचेंगे? एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से एंड इंसेक्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, तो उस प्रक्रिया को डिस्पर्सल कहेंगे। अब बात करेंगे इकेसिस, आस्थापन। जो डिस्पर्सल के द्वारा जो स्पोर्स एंड सीड्स थे इंसेक्ट, एयर, वाटर के माध्यम से दूसरे खुले स्थानों पर पहुंच रहे थे, उन स्थानों पर पहुंचकर जो स्पोर्स एंड सीड्स जर्मिनेट होकर नए पादप समुदाय का निर्माण कर लेते हैं, उस प्रोसेस को इकेसिस या आस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एग्रीगेशन, एकत्रीकरण, एग्रीगेशन या समुच्चय। आस्थापन के द्वारा निर्मित नया समुदाय अपने प्रजनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने जीवों की संख्या में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते रहते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक पादप समुदाय, छोटे व बड़े पादप समुदाय का निर्माण या छोटे बड़े समूह का निर्माण कर लेते हैं, उस प्रोसेस को एग्रीगेशन कहते हैं। इसके बाद में है कंपटीशन या स्पर्धा। जो समुदाय छोटे बड़े जो प्लांट्स थे, जीवों के समूह थे, छोटे बड़े समूह में उपस्थित थे, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर प्रतिक्रिया होती है, जिसे सहक्रिया कहते हैं। यह आपस में सहक्रिया करते हैं। उसके पश्चात इनमें स्पर्धा उत्पन्न होती है, कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है, जीवों के मध्य, प्लांट्स के मध्य कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है। यह कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक दोनों प्रकार का हो सकता है। कंपटीशन प्लांट्स के मध्य इंट्रास्पेसिफिक व इंटरस्पेसिफिक दोनों प्रकार का हो सकता है। यह कंपटीशन न्यूट्रिशन, वाटर, लाइट एंड स्पेस, स्थान के लिए होता है, जगह के लिए होता है। इनके अंदर जो प्लांट्स अधिक दक्ष होगा, एफिशिएंट होगा, वह उस समूह का या समुदाय का, उस समूह का, उस जगह का प्रधान होगा। लेकिन जो कमजोर, वीक होगा, जो न्यूट्रिशन लेने में असमर्थ होगा या वीक प्लांट होगा, वो समुदाय से या समूह से नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार स्पर्धा, प्लांट्स के बीच में स्पर्धा होती है न्यूट्रिशन के लिए। इससे नेक्स्ट स्टेजेस है इसकी स्टेबिलाईजेशन। थर्ड स्टेज थी इसकी, थर्ड स्टेप्स स्टेबिलाईजेशन।
जो स्थायी समुदाय है, इससे पहले पढ़े थे कंपटीशन के अंदर सहक्रिया में जो समुदाय प्रधानता अधिक स्टेबल था वही इस कॉलोनी में या समूह में या समुदाय में जीवित रहता है, अपना स्थायित्व स्थापित कर लेता है। उसे अंतिम प्रोसेस है इसकी स्टेबलाइजेशन, स्थायीकरण। जो अंतिम समुदाय था वह अधिक स्थायी होता है, वह समुदाय के अंदर जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है। वह अन्य समुदाय से जो समुदाय स्थायी समुदाय था वह अन्य समुदाय से, जितने भी अन्य समुदाय होते हैं उन समुदायों के द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस नहीं होता है। वह अंतिम समुदाय होता है, चरम समुदाय या क्लाइमैक्स स्टेटस कहलाती है।